हेलो बच्चों। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है और आज हमारा ये पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो बेसिक्स से शुरू करेंगे। तो दोस्तों वैसे हम लोग छोटी क्लासेस से 6th में, 7th में, 8th में, समटाइम्स हमने 9th में भी 9th में भी हमने राइट ट्राइंगल्स के बारे में खूब पढ़ा था ना। राइट ट्राइंगल्स के बारे में खूब पढ़ा था कि राइट ट्राइंगल बेसिकली कुछ इस शेप में नज़र आ रहा होता है। और साथ ही साथ हम बचपन से एक चीज़ और पढ़ते आ रहे हैं, वो है एक फेमस इक्वेशन, पाइथागोरस इक्वेशन। तो वो पाइथागोरस इक्वेशन जो कि पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव्ड हुआ है, वो है h² = p² + b²। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है, इस पे आप लोगों ने बचपन से खूब क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं। ये इसमें बेसिकली क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज है आपका, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होता था और ये आपका बेस होता था। अगर हम इसको ट्राइंगल में शो करना चाहें तो इस पोर्शन को हम हाइपोटेन्यूज के रूप में शो करते थे, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है। और हाइपोटेन्यूज की एक प्रॉपर्टी क्या है कि दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये चीज आपने जाना है, बचपन से जाना है। और साथ ही साथ आप इसको परपेंडिकुलर ले लेते थे और आप इसको बेस ले लेते थे। हालांकि अगर हम ट्राइंगल को इस पोजीशन में रखते हैं तो यूजुअली हम इसको बेस बोल दिया करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी ट्राइंगल को मैं कुछ इस प्रकार से रखूं, ठीक है, कि ये वाला जो चीज़ है इसको मैं बेस बना दूं तो कुछ ऐसे नजर आएगा, है ना। तो फिर मैं इसको बेस बोलने लगूंगा, इसको परपेंडिकुलर बोलूंगा। लेकिन एक चीज़ है कि हाइपोटेन्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज आप कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द व्यू ऑफ योर ट्राइंगल। आप ये चीज बता सकते हैं कि ये वाला परपेंडिकुलर है या दूसरा वाला परपेंडिकुलर है, उससे मायने नहीं रखता, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ना इसका मायने बहुत बड़ा है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। अगर परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, कौन सा बेस लेना है, ये बकायदा एक वेल स्टैब्लिश एक फंडामेंटल चीज है जिसको हमें देखना पड़ता है। इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परपेंडिकुलर और बेस आप छोटी क्लासेस में 6th में, 7th में, 8th में, 9th में आप कुछ भी ले लेते थे। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है, हमेशा लॉन्गेस्ट रहता है। बस एक चीज याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में जब अभी हम आगे जब देखेंगे अभी कि ट्रिग्नोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। खैर वी विल सी दैट, ओके। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने बचपन से ही देखा हुआ है ये एक फेमस इक्वेशन h² = p² + b² विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। और इस पे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे इसके यूजेस आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने किया होगा इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का, कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है। क्योंकि सीबीएसई ने अब आपके लाइफ में ऑफिशियली सीबीएसई ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इससे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ते थे। तो दिस इज अ ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट, दिस इज द ब्रांड न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 10th में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, किस चीज से डील करती है। तो दोस्तों अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की बात करूं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, अगर इस वर्ड की बात करूं मैं दोस्तों, तो ये बेसिकली 3 प्रकार का वर्ड है। ट्राई, फिर है गॉन, ट्राइगॉन, ठीक है, ट्राइगॉन, और फिर है मेट्री, ठीक है। ये तीनों वर्ड जो है ना दोस्तों, ये ग्रीक लेटर से आए हैं। कहां से आए हैं? ग्रीक लेटर, ग्रीक वर्ड्स रादर, ग्रीक वर्ड से आए हैं दोस्तों।
जिसमें ट्राई का मीनिंग होता है 3, ऑलराइट, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। तो बेसिकली क्या बना ट्रिग्नोमेट्री? बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं वर्ड बाय वर्ड चलूं तो 3 साइड्स का मेजर, आप लोग इसके अंदर 3 साइड्स को कैलकुलेट करते हो। इन शॉर्ट ट्राइंगल्स की इंफॉर्मेशंस वगैरह को कैलकुलेट करते हो। बड़े बड़े शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो कि डील्स करता है एंगल्स, ठीक है, साइड्स की रिलेशनशिप को। बहुत सारे रिलेशनशिप हैं और उन चीजों को ये डील करता है, अर्थात इसको हम मेजर कर सकते हैं, एंगल्स को, साइड्स को इसमें हम मेजर करते हैं इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में, पर्टिकुलरली एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये चीज आप लोग मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो एंगल्स और साइड्स वगैरह का हम बेसिकली मेजरमेंट करते हैं। और देखो दिखने में तो कितना शॉर्ट लगता है, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है कि एंगल्स एंड साइड्स का मेजरमेंट है, दैट्स इट। और इनके इंटर बीच और इनके इंटर रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बात बिल्कुल सही है, बहुत संक्षिप्त में, बहुत ब्रीफ में ये चीज कहा जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत वास्ट है, लिटरली बहुत वास्ट है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्तों, आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन ने बोला हुआ है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का मिडिल पार्ट है। इसकी जो पोजीशन है मिडिल में हम इसको पोजीशन कर सकते हैं, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा और कई जगहों में होता है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं इजिप्ट और बेबीलोन जैसे पुराने कंट्रीज की, तो यहां पे बहुत लाइक यू कैन कॉल इट 700 to 1000 ईयर्स बैक तक इसके ट्रेसेस मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कि इन्होंने किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करके इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग की फील्ड में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, पहले भी हुआ है और आज तो इसके बगैर काम ही नहीं चलता। ट्रिग्नोमेट्री के बगैर इंजीनियरिंग मतलब यूं समझ लो कि ना के बराबर है, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है दोस्तों इंजीनियरिंग फील्ड में आपकी ट्रिग्नोमेट्री। साथ ही साथ अगर मैं फिजिकल साइंस की बात करूं, चाहे पुराने जमाने की बात करूं या अभी की बात करूं, ENCES फिजिकल साइंसेस की बात करूं, तो आज भी हमारे फिजिकल साइंस में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। एस्ट्रोनॉमी का फील्ड ले लीजिए आप, एस्ट्रोनॉमी का फील्ड ले लीजिए, इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा, मेट्री का इस्तेमाल हद से ज्यादा हुआ है, होता रहेगा, और एक सेंट्रल पोजीशन है बकायदा ट्रिग्नोमेट्री, नो मैटर व्हाट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और साइंस यू पीपल आर डीलिंग इन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप लोग सोचोगे कि इतना ही इंपॉर्टेंट है तो 9th में भी कर दिया होता इंट्रोड्यूस, या 8th में कर दिया होता, बचपन से ही कर दिया होता। तो खैर इसका थोड़ा लेवल थोड़ा हाई होता है, तो शायद सीबीएसई ने सोचा होगा कि थोड़ा मैच्योर हो जाए बच्चे, तब इनको ट्रिग्नोमेट्री दी जाएगी। तो दोस्तों अब आपकी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री अब ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो रही है चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर साइंस के मुताबिक। ट्रिग्नोमेट्री के जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बात किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट ये बोलना गलत नहीं होगा, इट इज थैंक्स टू द एस्ट्रोनॉमी ओनली ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्टेंस में आई, ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्टेंस में आई थी दोस्तों, एग्जिस्टेंस में आई थी थैंक्स टू एस्ट्रोनॉमी ओनली। और इसका हमें जो प्रमाण मिलता है, जो हमें सबूत मिलते हैं, वो 500 AD पहले मिलता है। 500 AD पहले, जब टाइम था किनका, आर्यभट्ट जी का, आर्यभट्टा जी का जब टाइम था अराउंड 500 AD दोस्तों, बहुत सालों पहले
आर्यभट्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही है, आचार्य आर्यभट्ट। ही इज नोन एज द फादर ऑफ फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ in fact many scientists and many mathematicians considered Aryabhatta as to be the father of trigonometry only, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम अभी भी आज के डेट में भी हम लोग कंसीडर करते हैं आर्यभट्ट को, ठीक है। और हमें कैसे मालूम चला, इनकी एक बहुत अच्छी बुक है मैथ्स में, और जो कि एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। उस बुक का नाम है दोस्तों, जो इन्होंने खुद लिखी थी, और उस बुक का नाम है आर्यभट्टनम। मैं स्पेल कर देता हूँ, ARYABHATIYAM, आर्यभट्टनम। इसके अंदर दोस्तों, आर्यभट्टनम के अंदर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, अर्धा जिया, JYA, जिया। ये आगे चल के ट्रांसलेट हुआ, ठीक है, ये आगे चल के ट्रांसलेट हुआ सिर्फ जिया तक में। आई मीन जब अलग अलग बुक्स में इसको इस्तेमाल करने लगे, या अलग अलग लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करने लगे, तो उन्होंने अर्धा जिया की जगह सिर्फ जिया वर्ड यूज किया। फिर ये आगे चल के जब ये ट्रांसलेट हुआ ना, ये ट्रांसलेट हुआ, मान लीजिए अराबिक में ट्रांसलेट हुआ, या ग्रीक में अगर ट्रांसलेट हुआ, तो इसको फिर साइनस बोला गया, ठीक है। और फिर जब ये लैटिन में अराबिक या ग्रीक में जिया बोला गया था, अर्ध जिया को सिर्फ जिया बोला गया था, और फिर इसी जिया को आगे चल के लैटिन में जब कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो ये साइनस में होते हुए फिर ये साइन कहलाने लगा था, साइन। तो यही चीज आप लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो है ना साइन थीटा। तो वो यहां से इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें, तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि क्यों आखिर वाई वी कंसीडर आर्यभट्ट टू बी द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो काफी पुराना बैकग्राउंड है इनका, ठीक है। और थैंक्स टू ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, फिगर्स और एप्लीकेशन वगैरह को देखते हुए, जो कि उन्होंने अपने बुक के अंदर अच्छी तरीके से शो किया हुआ है, इन प्रमाण, इन सबूतों के आधार पे कई लोग जो हैं, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ ऑल्सो, वी कंसीडर आर्यभट्ट टू बी द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, ठीक है। तो ये हमें प्राउड फील करना चाहिए। जैसे चेस इंडिया में इन्वेंट हुआ, ठीक है, जो जीरो है आपका मैथमेटिक्स का, जो जीरो है, 0 1 2 3 होल नंबर का स्टार्टिंग नंबर जीरो होता है, तो दैट जीरो वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट, और हमें इस पे प्राउड फील करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई फेल्ट आई शुड टेल यू अबाउट दिस। तो दोस्तों, इतना तो हमें मालूम चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स का, और इसके बगैर एस्ट्रोनॉमी ले लीजिए, चाहे फिजिकल साइंस ले लीजिए, चाहे आप इंजीनियरिंग का कोई भी फील्ड उठा लीजिए, न के बराबर, मतलब आप समझ लीजिए अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप तहे दिल से मेहनत के साथ पढ़िएगा। ये कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है दोस्तों कि आपने बस 10th में पढ़ लिया, आपने मार्क्स ले लिया, आप 10th to 11th में आ गया, बस कहानी खत्म, बस पढ़ के छोड़ देना है, ऐसी चीज नहीं है। इसको अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिए, इसको अच्छी तरीके से समझिए, और अपने कहते हैं ना चितमन के अंदर इसको अच्छी तरह स्थापित कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के लिटरली, अब खुद सोचो ना, आप खुद सोचो, जो मैथ का एक ऐसा सेक्शन जो कि कई मैथमेटिशियन, इनफैक्ट आपके बुक के जो ये चैप्टर है उसके फ्रंट पेज के ऊपर एक थॉट भी लिखा हुआ है कि ये गलत नहीं होगा कहना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक सेंट्रल पोजीशन रखती है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने आप लोगों को बताई, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें बताई, तो ये सब इतनी सारी चीजें इसलिए ताकि आप लोग थ्रू आउट द ट्रिग्नोमेट्री का जो सेशन हम लोग करने वाले हैं, और जो क्लास 10th में है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान लगाएं। ट्रस्ट में ये जाया नहीं जाएगा। इसमें आपने इंटरेस्ट लगा दिया अपना, इसमें आपने अपना
मन दे दिया, ट्रस्ट मी, आगे चल के किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़िए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड्स में। ठीक है, तो दैट इज यू नो द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू इंक्लूड हियर। तो दोस्तों अब आते हैं ऑफिशियली, देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या कुछ है। जैसे कि हमने बताया कि ये राइट एंगल, पहली चीज हमने क्या डिस्कस की दोस्तों कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है। ठीक है, ये अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, हमेशा रखनी है, राइट एंगल ट्राइंगल है तभी आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते, मोटा मोटा अगर मैं आपको बताना चाहूं तो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम एंगल्स की बात करते हैं और साइड्स की, इन दोनों चीजों की हम मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं। ब्रॉड में अगर हम बोलें तो इन दोनों चीज की हम मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी हम लोगों को मेजरमेंट्स वगैरह करनी होंगी। एंड तीसरा चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये कि एक पोयम है दोस्तों, जिससे अब मैं ऑफिशियली आपका शुरू कर रहा हूं। एक पोयम है, ठीक है, वो पोयम बेसिकली रेशियोज को कराने के लिए होती हैं। ठीक है, अब ये क्या है ये देखते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम जरा इस पोयम के बारे में अब बात करते हैं जो कि रेशियो से डील अप करता है। तो क्या है ये पोयम, आइए दोस्तों देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम पोयम के बारे में जानते हैं कि ये बहुत फेमस पोयम है जो कि स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। वो है कुछ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कोसैक सैक एंड कॉट। ठीक है, तो ये एक पोयम है, फिर से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ओके, सोना चांदी तोले। और इसको हम एज इट इज लिख देते हैं कोसैक सैक एंड कॉट। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, मेनी पीपल आर क्वाइट अवेयर, और जिनको नहीं मालूम है वो हम लोग सीख ही रहे हैं तो मालूम चली जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसको देखने से पहले जरा एक छोटी सी बात को समझ लेते हैं, तभी ये चीज ज्यादा फ्रूटफुल होगा। वो क्या है कि जैसे मैंने बोला था ना आप लोगों को कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। ठीक है, ये मान लीजिए एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, से राइट एंगल एट सी। ठीक है, अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज जो है वो राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड को कहते हैं, और जो कि सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस आप राइट एंगल को देखें, सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, मतलब इंटरचेंज कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज हम पहले इसको बॉदर नहीं करते थे। जब हम छोटी क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल्स पे जब हम डील करते थे ना, तो वी डोंट बॉदर कि किसको हम परपेंडिकुलर लें, किसको हम बेस लें। लेकिन दोस्तों अब हमको बॉदर करना पड़ेगा, मीनिंग ये परपेंडिकुलर और जो बेस है ना, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर ही कोई एक पर्टिकुलर साइड ही बेस कहलाएगी, कोई एक पर्टिकुलर साइड ही परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब वो कैसे कहलाएगी ये ध्यान दीजिए। इसके लिए हमको एक चीज समझना पड़ेगा। एक ग्रीक लेटर है थीटा, जीरो बना के बीच में से ऐसे कर देते हैं थीटा। ये थीटा बेसिकली थीटा हो और फाई हो, ठीक है, इन दोनों सिंबल्स का इस्तेमाल मैथ्स में इन दोनों सिंबल का इस्तेमाल मेजरली लेट करने के लिए किया जाता है, कंसीडरिंग एंगल्स के लिए। SIDERING, कंसीडरिंग एंगल्स के लिए किया जाता है।
मीनिंग कि कौन सा एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिनारियो में। जैसे हम लोग नंबर्स को लेट करते हैं ना, नंबर्स को लेट करते बोलते हैं ना कि लेट द से पर्टिकुलर नंबर बी एक्स, ये आप लोग एक्स लेट करते हो ना, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों एंगल को लेट करने के लिए हम लोग ग्रीक लेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलोगे क्यों ग्रीकी, क्यों कुछ और उठा लेते, लैटिन उठा लेते या हमारा संस्कृत वाला उठा लेते, क्या बुराई थी। तो दोस्तों सदियों से चला आ रहा है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, बस लेट कर रहे हैं तो कर रहे हैं जी। आपको नहीं पसंद तो आप कुछ और भी लेट कर सकते हैं, बट यूजुअली मैथमेटिक्स में हम फाई, इसे फाई कहते हैं और इसे हम थीटा कहते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए क्लास 10th में आप सिर्फ इसी एंगल का इस्तेमाल मेजरली कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम ये क्या है, बेसिकली एक लेट किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर एंगल को हम लेट कर रहे हैं अपने कंसीडरेशन में। तो मान लीजिए कि अगर आप इस एंगल को कंसीडरिंग एंगल कह रहे हो, कंसीडरिंग एंगल का मतलब होगा कि इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम चीजों को कैलकुलेट करने वाले हैं, यूं समझिए। अगर मान लीजिए आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे होते तो हम इस एंगल ए के कंसीडरेशन में हम बाकी चीजों को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कंसीडरिंग एंगल से आप घबराइए मत। कंसीडरिंग एंगल का मीनिंग ये होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल को कंसीडर करेंगे और उसके रिस्पेक्ट में चीजों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं ना, कुछ भी एंगल आप कंसीडर कर सकते हैं, ऑब्वियसली एक्यूट एंगल। हम लोग देखो, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, क्लास 10th में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल पे ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की एक्यूट एंगल पे, अर्थात जो कंसीडरिंग एंगल्स हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को कैलकुलेट किया करेंगे वो हमेशा एक्यूट नेचर की होंगी, अर्थात लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। ये हमेशा लेस देन 90 डिग्री पे ही हम लोग पूरी 10th की ट्रिग्नोमेट्री हमने लेस देन 90 डिग्री कंसीडरिंग एंगल पे ही हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। तो मीनिंग फिर से आइए एक बार और, मीनिंग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, एंगल बी को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर मतलब इसके रिस्पेक्ट में चीजों को कैलकुलेट करना, ऐसा समझिए, इसके रिस्पेक्ट में चीजों को कैलकुलेट करना। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं एंगल बी को और इसको एक नाम दे देते हैं, आप बोलोगे कि नाम तो ऑलरेडी बी है, कोई बात नहीं, बी को बी रहने दो, या थीटा भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, फिलहाल के लिए हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बी अर्थात थीटा के रिस्पेक्ट में अब हम चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप ये थीटा जहां पे रहेगा ना, या कंसीडरिंग एंगल जो आपका रहेगा, वही वाली जो उसकी जो एडजेसेंट जो साइड होगी, ठीक है, वो हमेशा और हमेशा बेस कहलाएगी दोस्तों, ठीक है। बी से आप डिनोट करेंगे, बेस कहलाएगी। देखिए हाइपोटेन्यूज आपको मिल ही गया, बेस आपको मालूम चल गया कि हमेशा कंसीडरिंग एंगल के साथ ही बेस रहेगा, और जो बच गया दोस्तों वो आपका परपेंडिकुलर होगा, हमेशा याद रखिए। फिर से समझिए एक बार और, मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैं कंसीडरिंग एंगल इसको ले रहा हूं, से मैं इसको फाई ले रहा हूं, ठीक है, इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, मीनिंग मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब समझिए दोस्तों, मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में मैं चीजों को कैलकुलेट करूंगा भविष्य में। भविष्य में मतलब जब मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप चीजों को कैलकुलेट करने वाले हैं तो मीनिंग इसके साथ ये वाला जो साइड है ना, ये हमेशा बेस कहलाएगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो सदैव आपको याद रहेगा, जो बच गया वो परपेंडिकुलर होगा। तो दोस्तों इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये लेटा हुआ ये वाला पोर्शन वाला जो है इसको हमेशा बेस लेना है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में जो कंसीडरिंग एंगल होता है उस पे आपका बेस डिपेंड करता है। तो अर्थात हैशटैग एक नोट डाल के लिख देते हैं यहां पे, ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कंसीडरिंग एंगल और थीटा और फाई जिसको आपने कंसीडर किया हुआ है, उसका आर्म जो है, ठीक है, वो ही बेस बनता है। एक आर्म बेस बनता है और सेकंड आर्म जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। आप फिगर में ही देख लीजिए ना, आप फिगर में ही देख लीजिए, ये देखिए
ठीक है, ये वाला आर्म जो है वो आपका बेस बन गया, जो बच गया वो हाइपोटेन्यूज का आर्म होता है। इसमें भी देख लीजिए दोस्तों, ये वाला आर्म जो है वो आपका बेस बन गया, जो दूसरा आर्म है एंगल का वो आपका हाइपोटेन्यूज बन गया। तो सदैव के लिए याद रखिएगा, सदैव के लिए याद रखिएगा दोस्तों कि जो कंसीडरिंग एंगल है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड आप लोग पहली एक्सरसाइज हैप्पीली कर जाएंगे। ठीक है, कंसीडरिंग एंगल जो है, जिसे हम थीटा ले रहे हैं या फाई ले रहे हैं, या अपना नाम लिख दो भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो आर्म है वो आपका बेस होगा और दूसरा आर्म हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज को में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये 90 के ठीक सामने वाला होता है। ये चीज मैं शुरू से बताता आ रहा हूं। जैसे ये था, ठीक है, मान लीजिए ये कंसीडरिंग मैंने फाई लिया है, तो ये आपका बेस होगा, बेस होगा ये वाला, ठीक है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो इसके ऐसे पहचान लो आप हाइपोटेन्यूज है, या दूसरी तरीके से भी पहचान सकते हो कि कंसीडरिंग एंगल का जो दूसरा आर्म होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज दो चीज पहचानना बहुत जरूरी है। जो बच गया वो आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब छोटी क्लास वाला कॉन्सेप्ट प्लीज फॉर गॉड सेक आप अप्लाई मत कीजिएगा, अपने मन से कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर मत लीजिएगा दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा सदैव के लिए आप याद रखो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अब हम जरा देखेंगे कि ये जो पोयम के बारे में जो हम बात कर रहे थे ना, कि ये पोयम क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, अब ये चीज, अब आप मेंटली प्रिपेयर हो गए हो देखने के लिए इस पोयम की ऑसमनेस। आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपका ये जो पोयम है, इसको मैं यहां से उठा के पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, या मैं आपको फिर से पोयम जरा आप लोगों के लिए लिख देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, को सैक सैक एंड कॉट। एक राइट एंगल ट्राइंगल दोस्तों। आइए अब देखते हैं, जैसे हमारे पास ये पोयम अवेलेबल है, अब जरा हम देखते हैं दोस्तों। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, को सैक सैक एंड कॉट। ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी बाय हार्ट, तो इससे बहुत सारी चीजें सिंपल और इजी हो जाएंगी। देखिए कैसे दोस्तों, एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं। आइए एक बार, ठीक है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, से ए बी एंड सी। ठीक है, राइट एंगल एट बी। तो दोस्तों इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि ये सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है, ये सी आपका हाइपोटेन्यूज है। अब ये बेसिकली क्या होते हैं ये अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले एक चीज लेट करते हैं कि इनमें से किसी एक एंगल को कंसीडरिंग एंगल लेट करते हैं। मान लीजिए जस्ट फॉर फन मैंने इसको कंसीडरिंग एंगल लिया, इसको हम लोग थीटा लेट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको थीटा लेट कर रहे हैं तो इस थीटा को लेट करने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि ये चीज बन जाएगी बेस, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है थीटा के साइड वाला, थीटा का जो जो आर्म होता है वो एक आर्म आपका बेस होता है और दूसरा आर्म आपका क्या होता है दोस्तों? हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो आपके पास ऑलरेडी था, तो बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, अब क्या बच गया हमारे पास? परपेंडिकुलर। तो ये चीज दोस्तों हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, इससे मतलब नहीं है दोस्तों कि हम ट्राइंगल को कहां से व्यू कर रहे हैं। ठीक है, मतलब किससे है? मतलब है हमारे थीटा से, कि हम इस एंगल, इस पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में अब हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम इस एंगल को लिए हैं, इसे जिसे हम कंसीडरिंग एंगल कह रहे हैं दोस्तों, इसे अगर हमने लिया है तो ये चीज हमारी बन गई है बेस। ठीक है, ये चीज हमारी बन गई है परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, और ये चीज हमारी बन गई है हाइपोटेन्यूज। तो ये तीन चीजें भी हमारे पास आ गई हैं। अब इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, देखिए कैसे। एक चीज और याद रखिए दोस्तों, बेस को यूजुअली हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बी से डिनोट किया करेंगे, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेन्यूज को एच से। इसमें जो आपको दिख रहा है ना, ये पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले, तो इसमें P जो है ना ये आपका परपेंडिकुलर के रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसमें जो B है ना ये आपको बेस को, और H जो है ना वो हाइपोटेन्यूज को, ठीक है। तो अब इससे कमाल का एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, देखिए कैसे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इसको कलर कोड अप कर देते हैं। इसको यहां पे रखिए, ठीक है। उसके बाद इसको यहां पे, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि इस पोयम की क्या खूबसूरती है। और दूसरी चीज फिर आप कर दीजिए, इस चीज को आप यूं उठा लीजिए, ठीक है। इस चीज को आप यूं उठा लीजिए, ठीक है। और इस चीज को आप यूं उठा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा इससे, ये मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डॉट्स थे वो आपके परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करते थे। अब इससे क्या होगा, पहले तो आप एक चीज लिख लीजिए डायरेक्ट, आप ट्रेंड को पकड़ना, एक बार ना ट्रेंड को पकड़ना आप, कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं साइन थीटा, ये वाले थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया P/H। ट्रेंड पकड़िए आप पहले, फिर मैं समझाता हूं। यहां पे आप लीजिए कॉस थीटा, वो क्या हो गया B/H, ठीक है। और फिर पकड़िए आप टैन थीटा, वो क्या हो गया दोस्तों P/B, ठीक है। और इधर आ जाइए, इसको मैं इस कलर से लिखता हूं, ठीक है। कोसैक थीटा H/P, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं सेक थीटा, क्या लिख रहा हूं दोस्तों H/B, ठीक है। और फिर मैं लिख रहा हूं दोस्तों कॉट थीटा, मैं क्या लिख रहा हूं B/P, ठीक है। ट्रेंड मैंने बोला था आप लोगों को ट्रेंड पकड़ने के लिए। चलिए एक हिंट देते हैं, क्या ट्रेंड है देखिएगा, थोड़ा हिंट को पकड़िएगा आप, ये कलर ही हिंट है। देखो पहले ध्यान से देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, ये कलर ही हिंट है दोस्तों। ठीक है, अब मैं पर्दा उठाता हूं, क्या चीज है। अगर हम इस चीज को देखें, ये देखो P/H साइन, मैंने क्या लिखा P/H साइन, इसको पकड़ो B/H कॉस, मैंने लिखा B/H कॉस, ठीक है। फिर टैन में मैंने क्या लिखा P/B टैन, P/B टैन, ठीक है। और इसमें इसका रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने H/P, ये देखो दिख रहा होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। H/B सेक लिख दिया मैंने, ठीक है। और B/P मैंने लिख दिया कॉट। चलो ये लिख तो दिया, देखने से ये क्या लग रहा है, देखने से क्या लग रहा है कि देखने से ये लग रहा है कि ये कोई रेशियो आपने उठा लिया है। रेशियो किसका, एक ट्रायंगल का, जिसमें आप कंसीडरिंग एक कंसीडरेशन के नाम पे एक एंगल आपने लिया हुआ है। वो एंगल यहां पे आपने ए लिया हुआ है, बाय द वे एंगल ए को आपने कंसीडरिंग एंगल, जिसका नाम आपने थीटा बोला, उसके रिस्पेक्ट में आप ये रेशियोज लिखे जा रहे हैं। किसका रेशियोज, इस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर के रेशियोज आप लिखे जा रहे हैं। और इन रेशियोज को एक आपने नाम दे दिया है, जैसे P/H को आपने बोल दिया है साइन थीटा, ये एक रेशियो कहलाता है दोस्तों। एक राइट एंगल, दोबारा सुनिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के आपस में इंटर रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर कंसीडरिंग एंगल, आप जब रेशियोज निकालते हैं तो उनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेरे दोस्तों 6 प्रकार की होती हैं, बात को समझिएगा, एक सेकेंड है। ट्रिग्नो GONO मैट्रिक
रेशियोज जो हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। पहला कहलाता है साइन, ठीक है दोस्तों, पहला कहलाता है साइन, फिर दूसरा कहलाता है कोसाइन, ठीक है, कोसाइन, SIN, कोसाइन। तीसरा कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों टेंजेंट, टेंजेंट। चौथा कहलाता है दोस्तों मेरे कोसिकेंट, को SECANT, कोसिकेंट। 4 हो गए। पांचवा कहलाता है दोस्तों सिकेंट, एक सेकेंड, SECANT, सिकेंट। और छठा कहलाता है दोस्तों कोटेंजेंट। क्या कहलाता है दोस्तों? कोटेंजेंट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। साइन का शॉर्ट नाम है SIN, कोसाइन का शॉर्ट नाम है कॉस, ओनली COS। टेंजेंट का शॉर्ट नाम है टैन। ठीक उसी प्रकार से कोसिकेंट का शॉर्ट नाम है कोसैक। ऑलराइट माय फ्रेंड, ये ना कोसैक। और सिकेंट का शॉर्ट नाम है या एब्रिवेटेड नाम जिसे कहते हैं सेक। और कोटेंजेंट का नाम है दोस्तों कॉट। तो बेसिकली क्या है ये नाम है, सिर्फ नाम है किसका? एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल के एक पर्टिकुलर कंसीडरिंग एंगल के रिस्पेक्ट में लिया हुआ रेशियो ऑफ बेस, परपेंडिकुलर और हाइट। ठीक है, इनके जो रेशियोज हम लेकर बनाते हैं ये वेल प्रूवन दोस्तों। ये तो हमने बस पोयम से देख लिया और इसको लर्न करना बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन बकायदा इनकी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग गए। ठीक है, और बहुत साइंटिस्टों का, बहुत मैथमेटिशियनों का कंट्रीब्यूशन है इन रेशियोज को डेवलप करने में। ये तो हम आज तुरंत एक छोटे से पोएम से पढ़ ले रहे हैं कि हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है ना वो 6 प्रकार की होती हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल को लेते हुए बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को हम डिफाइन करके उनके रेशियोज निकालते हैं और उन रेशियोज को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट हम नाम दे देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम साइन, कॉस, टैन, कोसैक, सेक एंड कॉट कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहां तक पहुंचने में हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लग गए दोस्तों, तब जाके ये छोटी छोटी रेशियोज जो कि वेल स्टैब्लिश्ड, वेल डिराइव्ड एंड वेल अप्लाइड रेशियोज हैं, जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। और इसकी एप्लीकेशन तो ट्रिमेंडस है, मतलब यूं समझ लो, दिखने ये एक स्लाइड जो है इसने बहुत बड़ा फाउंडेशन रखा हुआ है इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिकल साइंस में। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों आप एक्सरसाइज 8.1 A to Z आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने डेवलप किया है, ये चीज दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग अब 8.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, पर बिफोर दैट मैं क्या चाहता हूं कि एक ऐसा स्लाइड आपके लिए बना देता हूं जिसमें वो सारे फॉर्मूलेस ये तो एक्सप्लेनेशन था और वेल स्टैब्लिश्ड फॉर्मूलाज आपके लिए रहेगा, और इससे हम लोग डायरेक्ट 8.1 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द एग्जांपल्स एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज 8.1। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक बार सारे हम लोग फॉर्मूलाज लिख देते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली यूज होगा 8.1 में। मेन यही चीज है, यूज होगा, और इसी पे बेस्ड एक आधा छोटा मोटा और चीज हम देख लेंगे ताकि हमारा 8.1 स्मूथली और एफर्टलेसली वो इजीली हो जाए। आइए दोस्तों पहले फॉर्मूलाज जरा देख लेते हैं, तो हेडिंग दे देते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्मूलाज। ठीक है, exclusive formulas for exercise 8.1. So let me remove this. I should write here exclusive formulas
फॉर एक्सरसाइज 8.1 एंड एग्जाम्पल्स। तो आपके 8.1 के एग्जाम्पल्स, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल्स और पूरी की पूरी 8.1 आपकी एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें आपकी इजीली हैप्पीली बहुत आसान तरीके से ये चीज हमसे हो जाएगी। एक बार कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये पोयम आपको आनी चाहिए थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, कोसैक सैक एंड कॉट। इसके लिए याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कलर कोडिंग। इसको आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आ गई और ये चीज़ यहाँ से आ गई दोस्तों। और इसका रेसिप्रोकेट अगर आप कर देंगे, इसका अगर आप रेसिप्रोकेट अगर आप कर देंगे तो ये बन जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये बन जाएगा, और इसको कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो इससे हमारे पास 6 फॉर्मूलेस बनकर आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला था दोस्तों साइन ऑफ अ पर्टिकुलर, से साइन थीटा, ये बन जाएगा दोस्तों P/H, ठीक है। फिर आज एक सेकेंड थोड़ा रब हो जाए, हाँ जी। फिर आ जाइए दोस्तों, साइन के बाद कॉस थीटा बन जाएगा, इधर कॉस थीटा क्या हो जाएगा B/H, ठीक है। और फिर आपका बन जाएगा tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों P/B, ठीक है। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तीसरा ये है, 3 हो गए। और इसी के ऑपोजिट में ले लीजिए, तो साइन का उल्टा बन जाएगा दोस्तों कोसैक, कोसैक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों H/P। फिर आ जाएगा आपका सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों H/B। और फिर आ जाएगा आपका कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों B/P। B/P। आइए इनको कर देते हैं, कोसैक कॉट एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। एक चीज तो ये आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, tan जो होता है, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा के 2 फॉर्मूले बन गए अभी। एक तो ये आपका चलेगा tan थीटा इज इक्वल टू P/B, और दूसरा क्या, दूसरा क्या, tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा चलेगा। सिमिलरली आपका कॉट थीटा जो होगा, कॉट थीटा होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा बाई साइन थीटा होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, चलो इसको तो आपने फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, ये कैसे आया। तो एक काम करते हैं, क्यों ना इसको करके देखते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, साइन की वैल्यू क्या है, इसको दूसरा पेन ले लेते हैं। साइन, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमारे पास साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है P/H, और कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका B/H। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय इससे अगर मैं करूं
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या आएगा जरा यहां पे देखिए, क्या आएगा देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच, यही होगा ना। और जब मैं इसको जब मल्टीप्लाई में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, P बाई एच इंटू एच बाई बी, ये H से H कट जाएगा तो तुरंत क्या आएगा मेरे पास, P बाई बी आएगा ना। देख लीजिए ध्यान से, एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए ये बच गया। और ये होता क्या है, P बाई बी क्या होता है, यहां पे देखो P बाई बी क्या होता है दोस्तों, tan थीटा होता है। तो इसीलिए कहते हैं, हमेशा और हमेशा के लिए याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि जो tan थीटा है वो साइन बाई कॉस लिखा जा सकता है। और जैसे मैंने ये चीज प्रूव किया ना, ठीक वैसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि साइन कॉस जो कॉट थीटा है वो कॉस बाई साइन है। एक तो यहां से आप प्रूव कर सकते हैं, दूसरा यहां से भी आप बता सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं कि नहीं होते हैं, रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनफैक्ट सारे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन जो होता है कोसेक का होता है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है, ये तो हमें पहले से ही मालूम है, पोयम से ही हमको, थैंक्स टू द पोयम, हमको पोयम से ही भी ये चीज मालूम है। तो हमने दो नए फॉर्मूले ये ग्रीन सेक्शन में हमने अभी अभी सीखा कि किस प्रकार से tan थीटा जो है उसको हम और एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम और एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ठीक वैसे ही कॉट थीटा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये दो चीजें, एक तो आपका पोयम और ये वाले फॉर्मूलेस, आपको मेरे हिसाब से 8.1 को हैप्पीली आपको करा दिया जाएगा, मतलब उसमें करने में कोई समस्या अब नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को चाह रहा था कि मैं बता दूं बिफोर वी विल जंप इनटू 8.1। एक चीज और मैं चाह रहा था दोस्तों, थोड़ा याद रखिएगा, इसको जहन में हमेशा डाल के रखिएगा कि कई बार हम लोग साइन, जैसे थीटा है ना, तो इसको जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, क्योंकि आपके बुक में ना कई बार ना बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये चीज़ अलग है क्या और ये चीज़ अलग है क्या। नहीं बच्चों, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। इसमें आप लोग मत कंफ्यूज होइएगा। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि साइन जो होता है, ठीक है, साइन थीटा को हम ऐसे साइन इंटू थीटा हम कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइफ में याद रखिएगा, इसकी अगर साइन जो है ना, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में साइन जो है ना डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, जब तक इसके साथ कोई रेफरेंडम या कोई एक रेफरल ना हो, जिसको हम कहते हैं कंसीडरिंग एंगल। तो साइन, मैं बोलूं साइन थीटा, ये एज अ वन है, एज अ वन चीज है, ये वन एंटिटी है, ना कि ये साइन इंटू थीटा, ये चीज नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये एक वन एंटिटी है, ना कि ये दो एंटिटी, ठीक है। तो ये कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये साइन थीटा वन एंटिटी होती है, ना कि दो अलग अलग एंटिटी होती है। क्योंकि साइन, अगर खाली आप साइन लिख दो ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। इंग्लिश में SIN को सिन कहते हैं, सिन का मतलब पाप होता है बाय द वे, ठीक है। तो खैर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन जो है, सिन SIN, जिसको हम लोग साइन के लिए एब्रीवेट करते हैं, तो ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं है जब तक आप कंसिडरिंग एंगल उसके साथ नहीं देते हैं। तो दूसरी चीज ये बच्चों, आप लोग अपने लाइफ में याद रखिएगा प्लीज, ट्रिग्नोमेट्री में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन सी हो जाती है इस वजह से। दो चीज तो ये, एक और अब कर ही रहे हैं तो एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये साइन इनवर्स A, ठीक है, और साइन इनवर्स A और साइन A इनवर्स, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। इन दोनों का मीनिंग अलग है मैथमेटिक्स में।
मैथमेटिक्स में देखो, यहां पे तो चल जाता है, यहां पे नहीं चलता, यहां पे कदाचित नहीं चलता है, इसका मीनिंग अलग अलग होता है। अब नाम से ही समझ लो इसका मतलब क्या होता है। इसको बोला जाता है साइन इनवर्स ऑफ ए, और जबकि इसको बोला जाता है दोस्तों, एक सेकेंड, जबकि इसको बोला जाता है दोस्तों, जबकि इसको बोला जाता है साइन ए इनवर्स। ये दो अलग अलग चीजें हैं, देखने से तो लगती हैं, ये तो देखने से तो लगती हैं कि ये सेम चीज है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये दोनों टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसके लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए दोस्तों आपको क्लास 12th में और अच्छी तरह डिटेल में आपको मालूम चलेगा, ठीक है। हालांकि ये बस मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज के नाम पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपके मन में कभी भी ये डाउट, इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जहन में डाल लीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग ऑफिशियली तैयार हो चुके हैं टू स्टार्ट विथ 8.1 एक्सरसाइज। तो आइए दोस्तों हम लोग 8.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ 8.1 एक्सरसाइज। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग 8.1 एक्सरसाइज देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 में, और आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने इस स्लाइड को यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है, एक्सक्लूसिव फॉर्मूलाज जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था वो। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले क्या हमें करना है कि इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, हमको निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है साइन A और कॉस A की वैल्यू, फिर हमें निकालना है साइन C और कॉस C की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन पहले A लिया गया है, इन दोनों केसेस में A लिया गया है, और फिर दूसरे केस में दोस्तों C लिया गया है। तो ऑब्वियसली हमें दो केसेस के लिए दो डायग्राम्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं केस 1 करते हुए, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, साइन A एंड कॉस A हम लोग फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो लेट मी मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल फॉर यू। तो ये बन गया हमारा A, राइट एंगल एट B बोला था तो यहाँ पे B रख लेते हैं, A, B एंड C। ये देखिए ना, राइट एंगल एट B, तो हमने B पे रख लिया। साथ ही साथ हमें क्या बोला है, AB की वैल्यू 24 एंड BC की वैल्यू 7 है। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है एंड BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो ये तो कंफर्म्ड है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है AC। तो हमारे पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसे हम H बुलाया करेंगे, वो हमारा AC है, ठीक है, वो हमारा AC है, और जिसकी वैल्यू है दोस्तों हमें निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। साथ ही साथ हमें बेस और परपेंडिकुलर का पता करना है। तो वो हमें कैसे मालूम चलेगा दोस्तों, वो हमें मालूम चलेगा कंसीडरेशन एंगल को देखकर। तो सबसे पहले दोनों केसेस में साइन और कॉस में कंसीडरिंग एंगल हमारा A है, ये है ना कंसीडरिंग एंगल, ये है हमारा थीटा, थीटा हमारा A है। तो यहां पर हम शो कर देते हैं कि थीटा जो है दोस्तों वो A है। चूंकि थीटा A है तो ये चीज बन जाएगी बेस, थीटा के साथ बेस होता था ऑलवेज, ये चीज हमेशा हम लोगों को मालूम है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेस बन गया, क्यों बना, क्योंकि थीटा के साथ बेस होता है, और एक आर्म बेस होता है और दूसरा आर्म हाइपोटेन्यूज होता है, शुरू से ही हम आपको बताते आ रहे हैं। तो बेस हो गया, तो ये वाली चीज क्या होगी दोस्तों, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास, बेस है हमारे पास, थीटा है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज नहीं है हमारे पास, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू अभी फिलहाल नहीं है, थीटा की वैल्यू A आ चुकी है, बेस जिसे हम B से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे बेस क्या है, AB है दोस्तों, उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं
24 सेंटीमीटर। और हमारे पास पोपेंडिकुलर जिसको हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे और वो होगी BC, जिसकी वैल्यू है दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास देखिए मैं थोड़ा टाइम लेके मैं प्रॉपर वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग है तो आपको अच्छी तरीके से पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, तो आगे चल के दिक्कतें नहीं होंगी। तो देखिए दोस्तों, हाइपोटेन्यूज जो था AC वो हमें फिलहाल नहीं मालूम है ना, लेकिन हमें थीटा हमें मालूम चल गया है। कंसीडरिंग थीटा हमको A लेना है, साथ ही साथ इसी की मदद से हमें बेस का हमें मालूम चल गया और परपेंडिकुलर का हमें मालूम चल गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, साइन और कॉस। तो साइन और कॉस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला में देखना पड़ेगा। साइन जो होता है दोस्तों, ये जो साइन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस जो होता है मेरे दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो चाहिए, तभी तो हम इसमें देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आ चुकी है, आ गई है ना परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये रहे 7, और बेस की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 24। मेन गेम है हमें हाइपोटेन्यूज लाना है। तो हाइपोटेन्यूज लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसके मुताबिक क्या होता था, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे ही हम इस फॉर्मूले के अंदर डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आइए सॉल्व कर देते हैं इसको। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, परपेंडिकुलर के स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, है ना। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट इसको थोड़ा ढंग से लिखने दीजिए, h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49 प्लस, अगर 24 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 24 टाइम्स 24 576 होता है दोस्तों, 576। और जब आप इसको प्लस करेंगे, आपस में प्लस करेंगे और स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, वो आ जाएगा देखिए h स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और साथ ही साथ ये हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, इन दोनों का सम 625 आएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, प्लस माइनस 25। अब ये जो प्लस माइनस 25 आएगी ना, चूंकि साइड है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल है दोस्तों, एक मिनट मुझे यहाँ पे लिख लेने दीजिए आपके लिए, ये एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल है दोस्तों, ठीक है। तो प्लस माइनस 25 जो आया है, चूंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से 25 प्लस वाला हम उठाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, हम इसमें इनकी वैल्यूज को डाल देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, परपेंडिकुलर कितना है 7 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 25, 7 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा पहले का, और दूसरे का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस कितना है 24 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 25। तो ये हमारे आंसर होंगे 7 डिवाइडेड बाई 25 एंड 24 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हमारे रिस्पेक्टिवली आंसर्स होंगे फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। मेन चीज क्या समझनी है, ये थीटा का कॉन्सेप्ट, कि जहां थीटा है, जिसको भी आप लोगों ने थीटा लिया हुआ है, उसी के रिस्पेक्ट में आपका बेस आता है, और जैसे ही बेस आ जाता है फिर परपेंडिकुलर आ जाता है। हाइपोटेन्यूज यूजुअली या तो दिया होता है, निकालना पड़ता है, जैसा भी क्वेश्चन हो, मेन है बेस पहचानना। जैसे ही आप बेस पहचान लेंगे, हाइपोटेन्यूज नोन होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज नोन होता है, बेस का गेम है, और जैसे ही आपने बेस क्लियर कर दिया, परपेंडिकुलर आ जाता है, फिर जो बोलेगा वो आप फॉर्मूला की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, और ये यूजुअली पेपर में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कभी कभार आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी अभी हमने क्या सीखा, हमने पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट अभी हमने सीखा है। अब जरा हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी। तो सेम चीज के लिए जैसे मैंने पहला पार्ट अभी आप लोगों को करके दिखाया, केस 1 के नाम से हमने इसको सॉल्व किया है ना, केस 1 के नाम से हमने इसको सॉल्व किया है। तो अब दूसरे के लिए हम केस 2 के नाम से सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट जरा करते हैं।
तो इसको देते हैं केस 2 के नाम से। सिमिलरली ये भी सॉल्व होगा। अब इसमें हमें क्या निकालना है दोस्तों, साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। देखो पहले में कंसीडरिंग एंगल ए था, अब कंसीडरिंग एंगल सी दे दिया है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब इसमें था राइट एंगल एट बी था, ए बी सी यही फिगर थी ना, राइट एंगल एट, ये देखिए डायमेंशन है, और राइट एंगल एट बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी थी 24, ठीक है, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी 7, और हाइपोटेन्यूज अभी भी हमने कैलकुलेट करके निकाला था, वो आया था 25। ठीक है, क्योंकि 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अब पिछली बार तो हमें कंसीडरिंग एंगल जो दिया था, पिछली बार तो हमें ए दिया था ना, ये रहा ए वाले में दिया था। अब हमें सी दिया है, तो अर्थात अब हमें ए बी सी, दिस इज सी माय फ्रेंड्स, दिस इज सी, ए बी सी। हाँ जी, तो ये जो सी जो दिया है, अब इसको कंसीडरिंग एंगल हमको बनाना है, तो ये बनेगा हमारा थीटा। तो जो ये हमारा जो थीटा बनेगा दोस्तों, एंगल सी जो हमारा थीटा बनेगा, तो मीनिंग थीटा के साथ ही आपका बेस होता है, तो ये जो हो गया 7, ये आपका बेस होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आप बता चुके हैं, और ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर तीनों चीजें अब हमारे पास अवेलेबल है। साइन सी डायरेक्ट अब आप लिखिए, साइन सी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, साइन हमेशा ही आपका P बाई एच था, लास्ट टाइम भी वही फॉर्मूला था, अभी भी वही है, हमेशा वही रहता है। कॉस सी जो हो गया दोस्तों, कॉस में क्या हो जाता था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे उठा के अब वैल्यूज डालते हैं, तो परपेंडिकुलर बोला है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है अब माना जाएगा, अब माना जाएगा 24, और हाइपोटेन्यूज कितनी मानी जाएगी 25। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा साइन सी का। ठीक वैसे ही दोस्तों आपका कॉस सी कितना निकलेगा, कॉस सी है बी बाई एच, तो बेस कितना है दोस्तों 7 और एच आपका 25 ही है। तो ये दोनों चीज आ गई। तो दोनों में आप लोगों ने फर्क देखा, जैसे ही आप कंसीडरिंग एंगल को बदल देते हैं, सॉल्यूशंस बदल जाते हैं। तो ये चीज बड़ी देखने वाली बात होती है, और ध्यानपूर्वक आप लोगों को इसको करना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। इन फिगर 8.13 ये है आपकी फिगर 8.13, फाइंड tan p माइनस cot r। तो बेसिकली हमको क्या करना है, पहले tan p की वैल्यू निकालनी है, फिर cot r की वैल्यू निकालनी है, दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और देखेंगे सॉल्व करके कि आंसर एक्चुअल में कितना आता है। तो सबसे पहले मुझे tan p एंड cot r, मीनिंग कि एक बार तो हमें इसको थीटा लेके चलना है, तो ये बेस बन जाएगा, है ना, और दूसरी बार हमको इसको थीटा लेके चलना है, तो ये बेस बन जाएगा। तो इसको भी हमें 2 बार फिगर को हमको कंसीडर करके करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम फॉर केसेस बना देते हैं। फॉर अभी फिलहाल आप केसेस बना के कीजिए कुछ समय के लिए, कुछ क्वेश्चनों के साथ। जैसी आपकी एक्सपर्टी आ जाएगी, आपको पकड़ आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो प्रॉपरली इसको ऐसे करके देखते हैं। तो फॉर थीटा इक्वल्स टू पी में आप कंसीडरिंग एंगल ले रहे हैं ना P, तो इसको आप ले रहे हैं, इसी फिगर को लेके चलते हैं, दूसरे को बना लेंगे फिर से, या रब अप कर लेंगे, जैसा भी होगा। आइए दोस्तों, तो इस एंगल को हमने थीटा लिया है, थीटा P लिया है। क्यों लिया, क्योंकि हमें tan P निकालना है। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, tan P निकालना है। tan P या tan बेसिकली होता क्या है, tan होता है दोस्तों आपका ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मुझे पहले अब इसके मुताबिक मुझे सबसे पहले परपेंडिकुलर, है ना, बेस और हाइपोटेन्यूज, इन तीनों की वैल्यूज मुझे मालूम होना चाहिए, है ना। तो इसको फिगर को हम देख लेते हैं। देखो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट एंगल के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, देयर इज नो हार्म। और ये चूंकि बेस जो होता है वो थीटा के साथ रहता है, तो ये चीज आपके पास बेस भी आ गया, बहुत बढ़िया। ये है 12 सेंटीमीटर का बेस। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो कॉल्ड हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिकॉज दिस हैज बीन
declared as base. This has been declared as hypotenuse. ठीक है, तो अब हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मदद से। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कर दीजिए और निकाल लेते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो क्या निकलेगा? ये देखिए कैसे निकलेगा, h13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है बाय द वे, प्लस बेस, बेस हमारा हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कितना सॉल्व हो जाएगा? ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 144। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। तो ये अगर आप माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड आप करेंगे तो हमारा पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 5 आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर विल बी प्लस माइनस 5। ठीक है, या प्लस माइनस 5 आपका आएगा और ये प्लस माइनस 5 आपका परपेंडिकुलर बनेगा पॉजिटिव का 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम माइनस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि साइड ऑफ अ ट्राइंगल कभी माइनस में नहीं हो सकता। जो मेजरेबल चीज़ होती है उसको हम माइनस में नहीं मेजर कर पाते हैं, जैसे कि आपका डिस्टेंसेस, डिस्प्लेसमेंट्स, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। खैर, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल हो गया कि हमें tan p की वैल्यू यहीं पे तुरंत आ जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों हमारे पास tan p की वैल्यू? tan p यहाँ पे लिख दीजिए, tan p विल बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 5 है और बेस कितना है? 12 है, तो 5/12 वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो आ गया हमारा tan p की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सिमिलरली अगर हम ये सारा डेटा तो हम इसी में ले लेते हैं। ठीक है, ये तो अभी याद हो रहेगा ना कि साइन पी की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने 5 निकाल दिया है, तो इसको फिगर में ही रहने दीजिए। और अब जरा देखते हैं, बस अब कंसीडरिंग एंगल को यहाँ से चेंज कर देंगे। अब ये बेस था, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को रहने दीजिए, परपेंडिकुलर को हटा दीजिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? अब हमें फॉर दूसरे केस के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर थीटा इक्वल्स टू आर, अगर मैं थीटा आर लेता हूं दैट मीन्स कंसीडरिंग एंगल अब आपका ये हो गया है, तो ये हो गया, तो ये बन जाएगा बेस, क्योंकि थीटा के साथ ही हमेशा आपका हमेशा बेस होगा और दूसरी आर्म जो होगी वो हाइपोटेन्यूज की होगी। तो ये हमारे पास बेस 5 हो गया, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हमें दिया ही हुआ है, तो इसके लिए फिर से हम सेम प्रकार की चीज लिखेंगे जैसे इनके लिए लिखा था। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज फॉर केस थीटा जब आर, कंसीडरिंग एंगल जब आर लेते हैं तो परपेंडिकुलर हमारे 12 निकल कर आई है। ठीक है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, बेस हमारा 5 सेंटीमीटर निकल कर आया है, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 सेंटीमीटर निकल कर आया है। तो अब तुरंत फिर से वही चीज सॉल्व कर देते हैं। tan कम अगेन हमें सॉल्व करना है, नॉट tan, हमें सॉल्व करना है cot r। तो cot r की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? फॉर्मूला में देखिए, cot क्या हो जाएगा? b/p। तो b/p आपका cot होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, b/p आपका cot होता है। तो जब b/p आपका cot होता है तो आके वैल्यू डाल देते हैं इसमें। तो cot r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? बेस है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 12। तो यहाँ पे इत्तेफाक से आया है दोस्तों, cot r की वैल्यू और tan p की वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताता हूं क्या करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना था? tan p माइनस cot r करना था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना? ये देखिए ना आप क्वेश्चन, फाइंड tan p माइनस cot r, तो ये कितना हो जाएगा? 5/12 माइनस 5/12, तो दोनों चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और 0 आएगा। तो दिस इज गोना बी योर आंसर।
तो 0 इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया हो कि कैसे करना होता है। सारा गेम मैं फिर से बता रहा हूं, सारा गेम, द होल गेम इज ऑल अबाउट कि थीटा कंसीडरिंग एंगल आप क्या लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया, सेम प्रकार का क्वेश्चन नंबर, काफी मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 भी रहा आपका। आई होप आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 अच्छी तरह समझ में आ गया हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए दोस्तों, हमारे पास साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है और हमको क्या क्या निकालना है, हमको कॉस ए निकालना है, tan ए निकालना है। अब ये इत्तेफाक की बात है कि तीनों सिचुएशंस में कंसीडरिंग एंगल एक ही है, दैट इज एंगल ए। दैट मींस जो थीटा हम ट्राइंगल के अंदर यहां पे जो हम ड्रॉ करके जो हम थीटा एंगल जो लेंगे वो मान लीजिए ये मैंने ए ले लिया, तो ये मेरा कंसीडरिंग एंगल है। क्यों मैंने ए लिया? क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तीनों ही पार्ट में ए है, इस वजह से इत्तेफाक से मुझे सिर्फ एक ही ट्राइंगल में ही काम करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बी होता, ठीक है, तो हमें एक और ट्राइंगल बनाना पड़ता जिसमें कंसीडरिंग एंगल हम थीटा बी लेते और फिर सॉल्व करते, है ना। लेकिन इन्होंने हमें तीनों को ए ही दिया हुआ है कंसीडरिंग एंगल, इसलिए एक ही ट्राइंगल में काम चल जाएगा। आइए तो अब सॉल्व करते हैं इसको। सेम चीज वही करना है जैसे कि हमारे पास गिवन में है दोस्तों, मेंशन कर दीजिए, साइन ए की वैल्यू 3/4 है। दैट इज मैं दूसरे शब्दों में भी ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ए जो कि वैल्यू होती है, यहां पे देख लीजिए दोस्तों, क्या होती है वैल्यू? साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहां से भी ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारे पास साइन ए होती है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। आगे जब मैं लेके चलूंगा, आफ्टर, यहां पे लिख देता हूं, चलिए, आफ्टर कंपेयरिंग एंड टेकिंग साइड बी, मान लीजिए के। तो जब मैंने ये कर्म कर दिया ना, ये चीज जब मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने साइड को के ले लिया और कंपेयर करने के बाद तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये हो गया 3k, परपेंडिकुलर आपका 3k बन जाएगा और ये चीज बन जाएगी आपकी 4k, ओवर में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। आइए ट्राइंगल के अंदर मेंशन कर देते हैं। तो हमारा परपेंडिकुलर दोस्तों ये वाला होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंसीडरिंग एंगल इधर है, ये वाली चीज है ना कंसीडरिंग एंगल, ये वाली कंसीडरिंग एंगल, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज बेस बन जाएगी क्योंकि थीटा और बेस एक साथ रहते हैं। हाइपोटेन्यूज जैसे कि आपको सदैव के लिए मालूम है 90 के ठीक सामने वाला होता है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज, एटलीस्ट 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3k, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4k, ठीक है। अब हम लोग बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेस की वैल्यू हम किससे निकालेंगे दोस्तों? प्रिटी ऑब्वियस, हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पे। आइए पाइथागोरस लगाते हैं। h² = p² + b² होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो h की वैल्यू डाल देते हैं, ये हो गया 4k² इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल देते हैं 3k² प्लस बेस की वैल्यू नहीं है तो बेस को बेस रहने देते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों सॉल्व करने के बाद? ये हो जाएगा 16k² और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -9k² इक्वल्स टू, ये बेस स्क्वायर है बाय द वे, बेस स्क्वायर, ठीक है ना, ये देखो ना बेस स्क्वायर होता है ना, वही चीज चल रही है। तो हमारे पास बेस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास बेस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16 में से 9 गया, आपका बच जाएगा 7k²। और स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, मेंशन करनी होती है दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा इंग्लिश में, स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग करेंगे हमारे पास तुरंत आ जाएगा बेस इक्वल्स टू, ये रूट है तो ये रूट में ही रह जाएगा क्योंकि ये इसका परफेक्ट नहीं बन पाएगा, और k² था तो k बन गया। तो दोस्तों हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई विच इज 7k, ठीक है। यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास तीनों चीजें आ ही चुकी हैं।
आ चुकी हैं कि नहीं आ चुकी हैं? यहाँ मेंशन कर देते हैं मोटा मोटा। हमारे पास बेस है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो कितने कितने हैं वैल्यूज? एक्चुअल वैल्यूज कितनी कितनी है? हाइपोटेन्यूज की आफ्टर लेटिंग वगैरह करने के बाद 4k आई है, परपेंडिकुलर की दोस्तों 3k आई है ना। एंड सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 7k हमारा बेस भी आ गया है। तो ये तीनों चीजें तो अपने पास आ चुकी हैं। बस अब इनको उठा के कॉस और टैन इनके फॉर्मूला मेंशन करके लिख डालते हैं और कर डालते हैं यहीं पे। तो दोस्तों अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस से बेसिकली क्या होता है? फॉर्मूला में देखिए, कॉस से क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस से होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यही ट्राइंगल का बेस और यही ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है दोस्तों? यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं मैं, √7k ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों? 4k। तो ये कट जाएगा, √7k इज द आंसर। सिमिलरली हम लोग टैन के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए टैन का क्या होता है, ये देखिए, इसको ब्लू में मेंशन कर देता हूं टैन का, तो इसको रेड में मेंशन कर देता हूं। तो टैन का क्या होता है दोस्तों? यहीं पे देख लीजिए, टैन की वैल्यू यहां से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर, ब्लू वी नीड, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वैल्यू डाल देते हैं दोस्तों। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3k है ना, ये देखो 3k है ना, 3k डाल दिया, 3k ओवर अपने पास बेस कितना है दोस्तों? 7k, उठा के डाल दीजिए, आई बेग योर पार्डन, √7k। तो k से k कट जाएगा, 3/7 आ जाएगा दोस्तों। सो दिस इज हाउ आप लोग बहुत आसान तरीके से मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोग कॉस का एंड आप लोग अपने टैन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं।